कि सभी लोगों से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मगर चाहूंगी कि आप मेरी अपनी जो भी मैं बात कर रही हूं आप लोगों के लिए, उसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आदरणीय कुलस्ते जी ने, जो केंद्रीय मंत्री की है, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी आपके सामने रखी। इसी तरह से हमारे पूर्व विधायक रहे श्री ओमकार सिंह मरकाम जी, उन्होंने भी अपनी बात आपके सामने रखी। क्षमा चाहती हूँ, विधायक पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं। और इसी तरह से बीएस परतेती जी ने भी कुछ मांगों को लेकर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ये मांग केवल सिवनी जिले की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान हमारी ओर उन्होंने आकर्षित किया है। भाई श्री कमल मस्कोले जी, जो कि पूर्व विधायक है, उन्होंने भी आपके सामने अपनी बात को रखी है। इसी तरह से भाई अशोक सिरसाम, उन्होंने भी अपनी बात को रखी। और हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, बहन कामनी शाह जी, भाई शोभाराम भलावी जी, हमारे श्रीमती केहर सिंह नाती जी, श्री कौशल सिंह पोर्ते जी, नारायण सिंह पट्टर, माननीय विधायक बिछिया, श्री मान सिंह युनाती जी, जो गोंडी धर्माचार्य हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसी तरह से श्री श्याम सिंह मरकाम जी, श्री अमान सिंह पोर्ते जी और तमाम मंच में बैठे हमारे सभी आदिवासी समाज के प्रमुखगण, सम्मानित सभी धर्माचार्य और इस चुरना टोला गांव एवं सिवनी जिले से विभिन्न क्षेत्रों से और लगे हुए मंडला, छिंदवाड़ा और भी कुछ हमारे भाई और बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी मेरी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को मैं देख रही हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी उपस्थित हुई हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और फिर से आप सबको जय सेवा, जय बड़ा देव, जय जोहार। रघुनाथ साहा के प्रतिभा का अनावरण करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। आपको मालूम होगा कि किस तरह से हमारे समाज के अमर शहीद शंकर साहा और कुंवर रघुनाथ साहा ने आजादी, मान और स्वाभिमान के लिए उनके सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। और इसी तरह से हमारी रानी दुर्गावती जी थी, जिन्होंने पूरे समाज के विकास के लिए किस तरह से कृषि के क्षेत्र में हो, उनकी सांस्कृतिक, उनकी तमाम हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसको लेकर आगे बढ़ाने का बहुत कुछ उनका योगदान रहा है। आने वाली पीढ़ी हमें उनको भूलना नहीं चाहिए और उन्हीं के बताए मार्गदर्शन में चलकर हम किस तरह से समाज को और आगे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इन संबंध में सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये पहली बार मैं आपकी जानकारी में ला रही हूं कि हमारी आजादी के 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि ये 75वां वर्ष हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं और उन लोगों को हम याद करें
जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेकर और जो उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, तो इसके संबंध में ये भी कहा गया कि इसको एक जन जागरण के रूप में लोगों को जानकारी के तौर पे बताया जाए। मैं आज आप लोगों को हमारे आदिवासी समाज के सामने वो बात रख रही हूँ कि बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारे समाज के बहनों ने, भाइयों ने इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर काफी कुछ सामने आए जो इतिहास के पन्ने में आज भी गुमनाम हो गए, लेकिन उनको याद, उनकी जानकारी नहीं है। आज चाहे वो वीर नारायण सिंह जी हो, मध्य प्रदेश के टंडिया भील हो, गुंटूधर आपके छत्तीसगढ़ के राज्य के हो, यहाँ पर रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती जी, आपके टंडिया भील, बादल भोई और भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों के बारे में हमारे आदिवासी समाज और उनके परिवार के लोग को भी भूल गए हैं, लेकिन वो सामने निकलकर राधाबाई और भी कैसी कैसी हमारी ट्राइबल छत्तीसगढ़ में करीब ऐसे 15-20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हमारे आदिवासी समाज के। और हमने कहा कि हर प्रदेशों में हमारे आदिवासी समाज के जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक में उनकी जीवनी के रूप में उस पाठ्य में पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोगों को इसकी जानकारी हो, उससे प्रेरणा मिले। आज कुछ ही हमारे बिरसा मुंडा जी या टंटिया भील जी या हमारे शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, दुर्गावती और कुछ ऐसे ही लोगों को हम याद करते हैं। हजारों की संख्या में हमारे समाज के लोगों ने कुर्बानी दी है। तो ये एक बहुत बड़ा इस संदर्भ में हमारा देश की 75 वर्षगांठ में ये उत्साह मनाया जा रहा है और इसके बारे में हमारे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने और मरकाट जी ने बहुत ऐसी बात बताई है। दूसरी बात, आज मुझे बड़े गर्व के साथ मैं आपके सामने कहना चाहूंगी कि कभी मैंने जीवन में कल्पना भी नहीं किया था एक विधायक, सांसद और मंत्री बनकर कभी मैं राज्यपाल के पद तक भी पहुंचूंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तमाम सारी चीजें अगर मैं यहाँ पहुंची हूँ तो मैंने आदिवासी समाज के उन दुख दर्दों को अच्छी तरह से समझा था। इन पदों में रहकर जो मैं कार्य कर रही थी, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे वो कार्यों का ही एक तोहफा एक राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए भेजा है। और ये सम्मान, ये मेरा आदिवासी समाज, मेरा व्यक्तिगत समाज अकेले का नहीं है। आज हमारे लाखों करोड़ों इस देश में रहने वाले आदिवासियों के लिए सम्मान मिला है एक राज्यपाल के रूप में। बहुत कम हुए हैं इस देश के अंदर राज्यपाल के पद पर पहुंचने के लिए। एक मैडम झारखंड की थी, मुर्मू मैडम, सेकंड नंबर मेरा था देश में और थर्ड अभी मध्य प्रदेश के, वो भी हमारे आदिवासी समाज के। आजादी के बाद इस पद में कभी कोई आदिवासी समाज का नेता नहीं हुआ। और मैं आपको ये जानकारी के तौर पे बता दूं कि संविधान जब बना था तो संविधान में स्पष्ट, ये संविधान में हमारे आदिवासी पूरे देश के जनजाति समाज के लिए प्रावधान किया गया था कि आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और उनके लिए क्या क्या संविधान में प्रावधान किया जाए जिससे कि वो मुख्य धारा से
और लोगों की तरह सक्षम हो सके, कि हमारे लोग पढ़ लिख कर सरकार की नौकरियों में जाए तो उनको वहां प्राथमिकता मिले। इसी तरह से हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहलाता है, जहां पर पेशा कानून 96 का कानून लागू है, लेकिन इन तमाम सारे प्रावधान के बावजूद भी बहुत सारे अधिकार आज भी हमारे आदिवासी समाज वंचित हैं। मैं जब दिल्ली में थी तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर थी मैं। तब मैंने जाकर देश में विभिन्न क्षेत्रों का जब दौरा किया, मैं आज आपके सामने बता रही हूँ कि किस तरह से हमारा भोला भाला सहज सरल आदिवासी भाई का जो प्राकृतिक नेचर है, गुण है, किससे मतलब बहुत ज्यादा उसके पास तो कोई ऐसी ताकत नहीं, आर्थिक सक्षमता नहीं, किस तरह से उसके साथ अन्याय किया गया, ये चीजों को मैंने बड़ी करीब से देखा। चाहे वो राउरकेला हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या मध्य प्रदेश हो, या उड़ीसा, कहाँ कहाँ हमारा लाखों, हमारा वो आदिवासी जिनकी पूरे जंगल और जमीन में राज हुआ करते थे, आज उनको बेदखल करके किस हालत में फेंका है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। मैं आज बोलूंगी इस बात को, आज आपके सामने ये सच्चाई को रखना चाहूंगी कि उनके नाम की, उनकी प्रॉपर्टी जमीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई, लेकिन आज भी वो 1 इंच जमीन के लिए तरस रहा है। उसको मुआवजा नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला, उस परिवार को नौकरी नहीं मिली थी और वो संघर्ष कर रहा था, और उसके नाम से सरकार ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग टाल ली, बड़े बड़े उद्योग खोल दिए, लेकिन हमारा आदिवासी समाज आज भी वही गरीबी और वही संघर्ष से जी रहा था। मैंने जब देखा खरबों रुपए आज इन्हीं की जमीन से आप निकाल रहे हैं और आपने उठाकर जंगल में फेंक दिया गया, उसे ये भी नहीं मालूम कि मेरी जमीन कितनी है। बेचारे लोग जिस हालत में थे उसी में जिंदगी, 1954 और 60 के साथ की बात है, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। मैंने वहाँ के पूरे ट्राइबल समाज के लोगों से मिला, कहा कि मैं कोशिश करेंगे हम आयोग के तरफ से, क्योंकि आयोग भी आदिवासी जनजाति आयोग एक प्रकार से पूरे देश के आदिवासियों का न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। हालांकि बहुत बड़ी बात है, समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं आज आपके सामने कहना चाहूंगी कि बहुत हमारे नेता लोग हैं जो बहुत सारे लोगों को ये संघर्ष जो व्यथा थी हो जाना चाहिए था, सन 1954 और 60 से भटक रहे थे, मगर मैंने उनके लिए लड़ी, और जिनको 1 इंच नहीं थे, मेरे अपने हाथों से राउरकेला क्षेत्र के लिए 3000 लोगों को मैंने पट्टा दिलवाया अपने हाथ। गृह मंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी, और जब मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखी कि किस तरह का 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, आज सरकार पूरे कानून को पूरा अवैधानिक तौर पर धज्जियों को एक ताक पे रखकर हमारे आदिवासियों के अधिकार को वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला रही है। वहां अधिकार, आपको मालूम है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिया गया है। वहां अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार वहां पर अगर कोई योजना या कोई डेवलपमेंट के काम, कोई माइनिंग, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग भी अगर लगाना चाहे, अगर आदिवासी समाज अगर सर्वसम्मति से अगर सहमत नहीं होगा तो वहां पर ये सारे इंडस्ट्री या कोई भी काम उद्योग नहीं खुल सकते। और उसके बावजूद भी जबरन उनको जी, बहुत जगह तो हमारे एक भाई ने बोला था, अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका नहीं बना सकते नगर,
लेकिन छत्तीसगढ़ में 80 नगर पंचायत को तोड़कर, ग्राम पंचायत को तोड़कर नगर पंचायत बना ली गई थी, जो कि प्रावधान में नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन आदिवासी ही को बेच सकता है, गैर को नहीं है। और इसीलिए ये उनकी सुरक्षा संरक्षण, और इसके बावजूद भी मालूम है ये बहुत बड़ा अधिकार हमारे देश में, अगर इसके पहले भी अगर राज्यपाल लोगों को इसका अगर अधिकार जो दिया गया था, अगर सही समय पर अगर सदुपयोग होता तो अनुसूचित क्षेत्र में गवर्नर को जो पावर है, वो शक्ति है, वो उसका संरक्षण होता है, उसकी सुरक्षा और रक्षा गवर्नर के ऊपर होता है, राज्यपाल के ऊपर होता है। वो चाहे तो उन्हीं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अलग से कानून का प्रावधान रखकर वहां पर लागू किया जा सकता है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं होती है, इतना अधिकार राज्यपाल को है। और ये चीजें महाराष्ट्र में किया गया, वहां के आदिवासियों को वन अधिकार के तहत एक संयुक्त परिवार का पट्टा दिया जाता है, वन अधिकार का पट्टा दिया जाता है, और उनको लिए वहां लोकल लोगों को जो प्राथमिक स्तर पर वहां के लोगों को नौकरियों में जो प्राथमिकता दी जाती थी, सरकार वहां पर इस तरह का कोई भी प्रावधान का कोई कार्यान्वयन नहीं किया। फिर वहां के गवर्नर ने, एकमात्र महाराष्ट्र के गवर्नर ने कहा कि अगर सरकार इन क्षेत्रों में अगर किसी तरह के आदिवासियों के साथ उसको हक नहीं दिलाएगी, तो वहां के गवर्नर ने कहा कि मैं स्वयं अपने कानून को बनाकर और वहां पर लागू करवा दूंगा। तो वहां के गवर्नर ने वहां ये सारे कानून को लागू किया, वहां के लोगों को, तृतीय चतुर कर्मचारी जो वहां के बेरोजगार थे, वो वहां को नौकरी वहीं उसी स्थानीय स्तर पर मिले, और पट्टा जो दिया गया है उसके जो अधिकार है संयुक्त रूप से फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये वन विभाग के लोग हमारे आदिवासी भाइयों का जो अधिकार है उसके विपरीत उनको भी बेदखल करके बाहर कर दिए जाते हैं। ऐसे हालांकि बहुत लंबा विषय है, मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रही थी, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इसको रोका जाए, और जितनी भी इंडस्ट्री और जितने भी उद्योग और जो भी माइनिंग क्षेत्र में अगर बड़ी बड़ी अगर कंपनियां लाते हैं तो कम से कम उसके लिए जो रॉयल्टी मिलती है, जो लाभांश मिलता है, और हमारे जो आदिवासी को शेयर होल्डर बनाया जाए ताकि वो जिंदगी भर उस मालिक बना रहे। आज बहुत सारी चीजें होती है कि किस तरह से बेदखल किया जाए, और भी बहुत सारे ऐसे कानून के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा है, मैं कोशिश कर रही हूं कि तुम्हारे वो अधिकार कानून, और इसके लिए मैं जरूरी है। भाई ओमकार जी ने, कुलस्ते जी ने कहा कि अगर हम समाज के लोग अगर बटे रहेंगे, मूल बात इस बात पे आपको सोचना होगा कि हमारा समाज किस तरह से उनके अधिकार की सुरक्षा हो, रक्षा हो, और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो अच्छी शिक्षा लेकर आज सारे मेडिकल में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और भी आईएएस बने, आईपीएस बने, उनके लिए हमारा ध्यान लगाएं। अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेकर आपस में राजनीति विचारधारा आपकी समाज से बाहर है, जब समाज की बात होती है, जिस दिन आप एकजुट अगर हो गए, एक मंच पे आकर अगर सारे विचारधारा के लोग अगर एक विचारधारा समाज की विकास धारा की बात करेंगे, तो उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अधिकार से रोक सके। फिर भी मेरी कोशिश हो रही है कि मैंने छत्तीसगढ़ में आज पहली बार ऐसा लगा, हमारे आदिवासी समाज को कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो गवर्नर के मिल सके, राज्यपाल से मिल सके, या उसके राजभवन के पास तक पहुंच सके। लेकिन मैंने पहली बार वो मान सम्मान और उनसे कहा कि आपकी बहन, आपकी बेटी आज राज्यपाल है, डरने की जरूरत नहीं है। आपका वही सम्मान अगर गवर्नर हाउस में राज्यपाल के रूप में मिलेगा तो मेरा तो आप लोग भी, ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मैंने कहा ये देश के लाखों हमारे आदिवासी समाज के लोगों की बात है। और दूसरी बात है, शायद ईश्वर को
यही मंजूर है कि मैं भी गोंड कम्युनिटी से हूँ और इसीलिए शायद ये रघुराज साहब, हमारे शंकर साहब और रानी दुर्गावती जी कुछ ऐसा कुछ रहा है कि शायद हमारे पूर्व जन्म का कुछ ऐसा रहा है कि आज चाहे कुलस्ते जी हो, आज जितने भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं इस बात के लिए, समाज के लिए संघर्ष करते रहे। आज मैं उस बात को याद करूंगी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी को मैं पूरा नमन करती हूँ कि कुछ भी हो, उन्होंने आदिवासी समाज में क्रांति लाई थी, जागृति लाई थी। चाहे वो मनमोहन बट्टी जी क्यों ना हो छिंदवाड़ा जिले का, हम उनको भूलेंगे नहीं। और अगर वास्तव में हम उनके अगर सच्चे मार्गदर्शक हैं, उनकी आत्मा को अगर सही श्रद्धांजलि और मोक्ष अगर मिलेगा तो वो ऊपर से भी देख रहे होंगे, इसी तरह से हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, तो सही श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम उनके पदों चिन्हों में चलकर समाज को संगठित होकर और जो कुरीतियां हैं उसको दूर करते हुए एक भाईचारा की भावना से कि वो तेरा मेरा, ये गोंडवाना, ये कांग्रेस या बीजेपी, वो ये है वो है ये। और एक बात कहूंगी, आज पूरे देश में एक बात की बहुत चर्चा है, आज हमारे समाज को कुछ षड्यंत्रकारी भी विघटन करने की स्थिति में ला रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन की बात करते, मैं बहुत खुले तौर पे बोल रही हूँ, इससे हमारी संस्कृति को बचाना है, समाज को जागरूक होना है। अगर वो अपनी संस्कृति, अपने समाज के प्रति, हमारी प्राकृतिक जो हमारे देवी देवता और किस तरह से कई लोगों के साथ ये अन्याय हमने होते देखा है, और इसीलिए आप सबको आगे आना होगा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन लेकर हमारी बेटी और बहू, हमारी माँ का किस तरह से हम सुरक्षा रक्षा कर सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको सोचना होगा। तो ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को मैं बता रही थी, मैं वास्तव में बिशन सिंह परतेती जी और ये जो पूरे गोंड समाज महासभा, मेरे तो बहुत पुराने संबंध थे। हालांकि वो, मैं भले ही उस समय राज्यसभा सांसद थी, लेकिन मिलते रहते थे। फिर भी मैंने कहा कि आप ये मत सोचो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो एक ही है, वो तो बाद में 2001 में अलग हुआ था, लेकिन हम तो सब एक ही है ना। तो ये मत सोचो कि मैं मतलब छत्तीसगढ़ की नहीं, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हूँ। मेरा गृह जिला राज्यपाल मध्य प्रदेश है, और हक तो आप लोगों का ज्यादा बनता है, बाद में छत्तीसगढ़ का बनता है। लेकिन मेरे मन में यही है कि ये पद जब तक मेरे पास है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आज तो ये पद मेरा है, दलगत राजनीति से उठकर एक संवैधानिक पद पर मैं बैठी हूँ, और मेरी ये कोशिश होगी कि हमारे समाज के जो अधिकार हैं, जो उनके साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार हैं, और क्या हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ के भी गवर्नर से बात करके, और वो चीज जो महाराष्ट्र में लागू हुआ था, कुलस्ते जी ने कहा कि मैंने पूरे वहाँ के सारे कुछ जो नोटिफिकेशन जो वहाँ पर लागू हुए हैं, वो यहाँ के भी गवर्नर के साथ में चर्चा करके, बैठक करके कोशिश करूंगी कि यहाँ भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का इम्प्लीमेंटेशन केस जल्दी से जल्दी हो और यहाँ के लोगों को वो लागू हो। दूसरी बात, आपने कहा था कि 8वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारी गोंडी भाषा की मान्यता मिलनी चाहिए। इस बात के लिए भी हमारे कुलस्ते जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो हमारी दिल्ली में सेमिनार हुआ था, हमने भी इस बात के लिए मांग उठाई है कि जब पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा संख्या 12 करोड़ के लगभग हमारा ट्राइबल है, सबकी अपनी धार्मिक मान्यता है, सिख लोगों का अपना मान्यता है, पंजाबियों का अपना मान्यता है, क्रिश्चियनों का अपनी मान्यता है, और जबकि धर्म की मान्यता है, मुस्लिम का इस्लाम है, आपके सिखों का सिख धर्म है, पंजाबियों का अपना पंजाबी धर्म है, सारे लोगों का धर्म हिंदुस्तान में। तो हमारे इस देश में हमारे गोंडवाना गोंडी जो समाज है, तो गोंडी धर्म क्यों नहीं होना चाहिए?
और इसके लिए हमें आगे आकर भी आवाज उठाना चाहिए और जरूर हम आपकी बात को मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे और ताकि इस देश में बाकी एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कंफ्यूजन बात पैदा करते हैं। हमारी आस्था, हमारा बड़ा देव अगर शंकर भगवान है, हम प्राकृतिक के पुजारी हैं और सबकी अपनी आस्था कहीं ना कहीं, कोई देवी देवता, शंकर भगवान, कोई किसी को भी माने, उसकी आस्था है। हम जबरन किसी को रोक नहीं सकते कि तुम इसको मत मानो, इसको मानो। कभी कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि तुम हमारे धर्म को मानो, तुम उस धर्म को नहीं मानो। भाई मेरा एक आपसे निवेदन है, इसके चक्कर में ना पड़ो। हम कैसे अपनी जिंदगी आने वाली पीढ़ी को और सशक्त कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम एकजुट होंगे तो हमारा समाज विकास करेगा, हमारे लोग विकास करेंगे। अगर हम आपस में लड़ते जाएंगे तो जहाँ की स्थिति वहीं बनी रहेगी। मैं किसी व्यक्तिगत तौर पे नहीं है, लेकिन हमारा जो समाज में लोग जिसने जैसा बता दिया उस तरह जल्दी से आ जाता है, लेकिन उसका परिणाम नहीं देखता है। तो ये चीज़ों को मैं आप लोगों को आग्रह कर रही हूँ और आज मैं कोशिश करूँगी कि हम सब मिलकर, समाज के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सारे मिलकर एक होकर, और आपके विकास में जो भी आपने बहुत सारी मांगे रखी हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से वो सारी मांगों को लेकर क्या मेरे से हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि मैं केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल की जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ के गवर्नर के माध्यम से वो तमाम आपकी मांग है जो कानूनी संविधान की तरह है, उसको पूरा कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। और साथ ही मैं गौड़ समाज के महासभा के सारे पदाधिकारी और बिशन सिंह जी परतेती जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, जब सोच रही थी कि बारिश का टाइम है कैसे कार्य होगा, और आपकी पूरी टीम ने बहुत तैयारी की, बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। कुलस्ते जी भी, आपने भी व्यस्त समय निकालकर और हमारे समाज के लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं ओमकार जी आपको भी बहुत बधाई देती हूँ। और जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं और इधर भी बैठे हुए हैं हमारे समाज के धर्माचार और इनको सही मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, मैं सबको बहुत बधाई, अपनी शुभकामना देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को